14 अप्रैल को बाबा साहब की 126वीं जयंती है। एक बहुत बड़ा तबका है जो पूरे अप्रैल माह को अंबेडकर माह के रूप में मनाता है। बाबा साहब को एक दलितों का नेता कह के प्रचारित किया गया। उन्होंने पूरे देश की पूरे समाज के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, लेकिन उन्हें एक ही वर्ग का नेता बना दिया गया। आज बाबा साहब की विचारधारा पे बात करने के लिए हमारे साथ विमल थोराट हैं, जो महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं, दलितों की आवाज़ उठाती है, वंचितों की आवाज़ उठाती हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो महिलाओं को लेके उनके विचार थे, वो कहाँ तक पहुँच पाए हैं और महिलाएं उन चीज़ों को कितना समझ पाई हैं। नेशनल दस्तक पे स्वागत है मैम। 126वीं जयंती है बाबा साहब की और पूरा देश मना रहा है। बाबा साहब की बात आती है तो महिलाओं की बात आती है। हिंदू कोड बिल को कितना लोग जान पाए हैं और कितना समझ पाए? देखिए, हिंदू कोड बिल दरअसल भारत की महिलाओं की बेहतरी के लिए बाबा साहब लाए थे और इस बिल के तहत महिलाओं को उस समय तक 1952 में ये बिल उन्होंने पटल पर रखा था, संसद की पटल पर। उस समय तक भारत की महिलाओं को अपनी पति या पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था और दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था। तमाम जितने भी जो मूलभूत अधिकार हैं उन अधिकारों से वो वंचित थी और जो पत्नीत्व का जो कानून था वो भी तब तक लागू था। मतलब एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह पुरुष कर सकता था। तो ये जो तमाम जो महिलाओं के ऊपर जो एक अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ ये बिल बाबा साहब लाए थे, हिंदू कोड बिल के नाम से, जिसमें भारत की सभी महिलाओं को इससे उनके स्थिति में बेहतर स्थिति होने वाली थी। मैम, ये हिंदू कोड बिल मतलब किसी एक धर्म के लिए था या पूरे भारत देश की महिलाओं के लिए? नहीं, भारत की हिंदू महिलाओं के लिए था। ये हिंदू महिलाओं के अधिकारों की बात थी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इससे अलग है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं पर ये लागू नहीं था। लेकिन भारत की तमाम हिंदू महिलाओं को ये बिल लागू था और उनकी स्थिति में बहुत सुधार आने की गुंजाइश थी। लेकिन क्या है कि भारत ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दलित नेता के रूप में ही चिन्हित कर दिया है, जबकि वो राष्ट्रीय नेता है और उन्होंने देश के संविधान निर्माता है और देश के ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बनाए हैं जिसमें सबसे अधिक महिलाओं को सबसे उसका लाभ हो रहा है, आज भी लाभ हो रहा है। जो आप देखेंगे कि जो मैटरनिटी लीव है, जो 3 महीने की लीव मिलती है जच्चा माँ को, तो वो बिल कौन लाया था? ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पहली बार लाए थे जब वो लेबर मिनिस्टर थे, जब वाइसराय काउंसिल में जब लेबर मिनिस्टर थे तब वो ये बिल लाए थे। और तब से जो मज़दूर महिला है, मज़दूर से लेकर जितनी भी काम करने वाली जितनी भी महिलाएं, नौकरीशुदा जितनी महिलाएं हैं, उनके लिए ये नियम लागू हुआ कि बच्चा होने के बाद महिलाओं को 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव बिल था। उस समय तक शायद ये किसी और देशों में भी लागू नहीं था, लेकिन यहाँ वो लागू हुआ। तो इस मायने में एक देश की नारी के बेहतरी के लिए जो काम किए हैं उन्होंने, जो इतने महत्वपूर्ण बिल लाए हैं और जो इतने महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की महिलाओं ने दिल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना नेता नहीं माना है। क्या अभी जो भारत की महिलाएं हैं, जो खासकर सवर्ण महिलाएं, वो अब आगे आई हैं पढ़ाई में, लिखाई में, अब विदेशों में भी जा रही हैं, क्या वो इस बात को समझ पाई हैं? देखिए, समझदारी अपनी जगह है। समझते तो सभी जानते हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ये जानती हैं कि ये अगर कानून नहीं आते तो आज उनके पति उनके रहते हुए और दूसरी पत्नी कर सकते थे और एक उनके पति के या
पिता के संपत्ति में उनको अधिकार नहीं अब जो मिल रहा है वो नहीं मिल सकता। ये सब जानती है, ऐसा नहीं है, सभी जानती है, लेकिन इसके बावजूद जो बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति एक तरह से अनदेखी है, या कहना चाहिए कि जो दलित समाज में पैदा हुए हैं और दलित समाज में पैदा होकर इतनी बड़ी पोजीशंस में उन्होंने काम किया है, देश के पहले कानून मंत्री बने, और जो संसद में उनकी धाक जमी रहती थी कि उनके भाषण सुनने के लिए सभी सांसद इकट्ठे होते थे कि आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संसद में भाषण दे रहे हैं किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, तो तमाम संसद सदस्य उस दिन इकट्ठे होते थे कि हाँ, हमें आज डॉक्टर बाबा साहब को सुनने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह के एक शख्स को केवल जाति के आधार पर नकार देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और ये गुनाह यहाँ की महिलाएं कर रही है। ये तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ की ये गुनाह ये बहुत बड़ा गुनाह है, और ये उनकी बदकिस्मती है। वो बदकिस्मत महिलाएं हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की इस पूरे शख्सियत को जान नहीं सकी या उनको मान नहीं सकी है। तो मैम, जैसे कि बाबा साहब की जो विचारधारा थी, उनकी जिस तरह से वो अपनी बात रखते थे, वो कभी अपने शर्तों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, और करते थे तो अपनी शर्तों पे करते थे। तो जो उनकी विचारधारा थी उसको आज आप कितना समझते हैं कि कितना लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या हर राजनीतिक पार्टी बाबा साहब पे अपना हक जताना चाहती है? अब देखते भी हैं कि जयंतियाँ भी मनाई जाती हैं, पूरे राष्ट्र स्तर पर मनाई जाती हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा चाहती हैं बाबा साहब की विचारधारा देश में लोग फॉलो करें, उसको समझें, पढ़ें? देखिए, ये समय समय की बात है कि एक समय था कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती या उनके बारे में केवल दलित समुदाय या जो देश का जो पिछड़ा समुदाय है वही केवल उनके जन्मोत्सव को मनाते थे बहुत उल्लास के साथ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर पार्टी बढ़ चढ़कर बाबा साहब की जयंती मनाने का नाम रटे जा रहे हैं, और बाबा साहब की जयंती और तमाम कार्यक्रमों को क्या उनकी नीयत सही में इस विचारधारा पे चलने की है, या फिर सिर्फ वो एक सिंबॉलिक है? एक तो ये देख रहे हैं हम कि हम इसे नीली आंधी भी कह सकते हैं कि चारों तरफ आप देखिए कि गांव-गांव में, छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहर में, नगर में, महानगरों में बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और ये जो दलितों में ये जो चेतना का विकास है वो इतनी तेज़ी से हुआ है कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की किसी भी कार्य को लेकर अगर वो कुछ लिखते नहीं हैं या कुछ बात नहीं करते हैं या कोई सेमिनार या कोई गोष्ठी या कोई संगोष्ठी नहीं होती है, तो लगता है उन्हें सुनापन लगता है, खाली खालीपन लगता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की शख्सियत इतनी बड़ी है, इतने उसमें उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि हम एक आयाम को छूते हैं तो हमारे सामने 100 आयाम और खुल जाते हैं। तो इसलिए दलितों को या बहुजन समाज को बाबा साहब की जयंती मनाने का या बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाने का एक तो बहुत बड़ा अवसर उन्हें मिलता है, और अपने नेता की याद में वो सब ये कर रहे। तो लेकिन उनकी देखा देखी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो दूसरे समुदाय के जो लोग कर रहे हैं, जिनको पहले से करना चाहिए था, जो आज कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि एक बाबा साहब की जो व्यक्तित्व है या जो उनका कृतित्व है उसकी मान्यता फैल रही है, और लोगों में अब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं हैं, केवल दलितों के लीडर नहीं हैं या बहुजन समाज के लीडर नहीं, तो ये संपूर्ण भारत के लीडर है। तो यही मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी बहुत तेज़ी से एक बदलाव की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, और किसी भी जो भी लोकतांत्रिक देश होता है, उस लोकतांत्रिक देश में जो भी सबसे बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, जो बहुत बड़े नेता हुए हैं, उनको हर इंसान अपने दिल में जगह देता है, और वो जगह अब डॉक्टर बाबा साहब ने वो बना ली है।
जैसे मैम बाबा साहब को राजनेता और राजनीति की दृष्टि से बहुत देखा जाता है, मानवता की दृष्टि से लोग कितना देखते हैं उन्हें? क्या अभी लोग उन्हें मानवता की दृष्टि से, कि वो दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी रहे, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, संपूर्ण मानवता के लिए काम किया, तो क्या मानवता की दृष्टि से लोग उन्हें देख पाए हैं? इसे नापना थोड़ा मुश्किल है किसी से, लेकिन जो उन्होंने संविधान के तहत, संविधान के द्वारा जो मानव समुदाय के लिए जो जितने भी कानून बनाए हैं या जितने भी वहाँ पर मूल्य हैं, जो संवैधानिक जो मूल्य है, वो मानव 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 समाज के बढ़ोतरी के लिए, मानवीय बनाने के लिए, और ये जो मानवीय मूल्य हैं उनको एक दूसरे के प्रति सभी अपने एक दूसरे के प्रति सब सम्मान दे, सब एक दूसरे को समानता का अधिकार दे, ये सभी मानवीय मूल्य है। और मुझे लगता है ये मानवीय जो मूल्य है, अगर ये देश के हर एक इंसान के मन में अगर घर कर जाते हैं या वो अपने तहे दिल से इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो मुझे लगता है इतना बड़ा मानवीयता का ये जो कदम है, ये और किसी और ने नहीं उठाया, केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उठाया। आज जब बात होती है, कोई किसी नेता के खिलाफ लिख देता है या धर्म पे लिख देता है, तो उस पे कार्रवाई की जा रही है और ज़बरदस्ती पकड़ के जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, और तमाम तरह की इस तरह की बातें धर्म को लेके की जा रही हैं, मंदिरों की बातें की जा रही हैं। तो जब बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया था, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे जो नियम बनाए गए थे, ऐसे ऐसे कानून बनाए गए थे जो बिल्कुल ही गैर बराबरी, अमानवीय थे, तो महिलाएं इस बात को क्या समझ पाई हैं कि जो मनुस्मृति है वो उनके लिए एक तरह से गुलामी है? महिलाओं के एक समुदाय ने, जो कि पढ़ा लिखा समुदाय है, महिलाओं के बीच में, उन्होंने तो मनुस्मृति का वे नकार ही करती हैं, और मनुस्मृति के कारण जो महिलाओं के ऊपर जो दमन और शोषण का जो एक बहुत बड़ा एक यहाँ परंपराएं हैं, और उन परंपराओं के तहत आज भी स्त्री जो है, भारत की स्त्री जो है, अभी भी दबी हुई है, कुचली हुई है, और उसके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों की अभी भी बेइंतहा अभी भी हो रहा है। तो वो एक समुदाय है कि जो मानता है कि नहीं, मनुस्मृति ने सबसे अधिक जो अगर नुकसान अगर किसी का किया है तो वो स्त्री जाति का किया है। तो मनुस्मृति के खिलाफ अब अभी कुछ ही समय पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ दलित महिलाएं ही मनुस्मृति का दहन करती थी 25 दिसंबर को। हर वर्ष ये किया जाता है, एक आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र में हमने देखा है कि बहुजन समाज की महिलाओं ने, ओबीसी समुदाय की महिलाओं ने भी मनुस्मृति का दहन किया है। तो ये एक तरह से बहुत एक चेतना फिर से जग रही है, और महिलाओं के भीतर ये एक समझ बनती जा रही है कि मनुस्मृति ने जितना अधिक जो नुकसान स्त्री जाति का किया है, उससे बढ़कर और किसी ने नहीं किया। इसलिए इस ग्रंथ को, इस दस्तावेज को जलाकर ही हम उसका विरोध प्रकट कर सकते हैं। जो जाति पाति को लेके, बाबा साहब अकेले इंसान थे जिन्होंने जाति विहीन समाज की कल्पना की, बनाने का सपना देखा। तो आपको लगता है कि इतने साल बाद, 70 साल आज़ादी के हो चुके हैं, 67 साल करीब हमें संविधान आए हो चुके हैं देश में, उसके बाद क्या समाज में कुछ जाति का जो भेदभाव का जो लेवल था वो कुछ कम हुआ है या फिर बढ़ा है? नहीं, जाति प्रथा का जो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है, वो अभी वैसा ही बना हुआ है गांव में। एक मैम, अगर कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि आर्थिक रूप से सबल हो जाने से, पैसा आ जाने से जाति खत्म हो जाती, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं अभी भी गांव-गांव में हो रही हैं, जाति के कारण, जाति प्रथा के कारण, जातिवाद के कारण, खास करके महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अधिक बलात्कार दलित और आदिवासी महिलाओं पर क्यों होते हैं? क्योंकि जाति के कारण, जाति का जो एक
जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसमें दलित स्त्री का स्थान सबसे नीचे आता है। और लेकिन मैम सबसे कुछ नीचे लोग आने के, एक मिनट में अपनी बात कह लूँ, सबसे नीचे आने के कारण उसकी तरफ देखने का रवैया भी बहुत हीन दृष्टि रखी जाती है कि ये इस महिला को तो कोई सम्मान नहीं है, इसका कोई अधिकार भी नहीं है, इसके अधिकार को और इसके सम्मान को कभी भी हम नष्ट कर सकते, कभी भी छीन सकते। तो ये रवैया अभी भी गांव में और शहरों में भी बना हुआ है। तो इसीलिए ये घटनाएं बार बार और हर गांव में हर 16वें मिनट पर एक स्त्री का बलात्कार यहाँ भारत देश में होता है। तो ये बलात्कार की जो संस्कृति है, ये मनुस्मृति ने की देन है, ये मनुस्मृति की देन है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दलित स्त्री को जो उसमें अस्पृश्य लिखा है, अस्पृश्य स्त्री को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, या उसको अगर कोई अन्य पुरुष उसकी अभिलाषा रखता है, उसके शरीर को भोगना चाहता है, तो उसे ना नहीं कहना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। और इस विधि विधान को लोग सोचते हैं कि ये धर्म की किताब है और धर्म का ये विधि विधान है, तो इसका हम पालन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सोच और ये मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। इसलिए जाति विहीन समाज का जो बाबा साहब का सपना था, अभी भी अधूरा है। और जब तक इस व्यवस्था से, इस पूरे भारत देश से जाति व्यवस्था का जो अभिशाप है, जो नष्ट नहीं होता है, तब तक बाबा साहब का वो सपना पूरा नहीं हो सकता। मैम जब महिलाओं की बात आती है तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि अगर रेप होता है तो खैर रेप तो किसी का भी, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का रेप हुआ है तो चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, वो निंदनीय है, वो एक दुर्घटना है, वो गलत है। लेकिन उसमें लोग बोलते हैं कि आप उसमें भी जाति ढूंढ लेते हैं, तो क्या ये तर्क सही हो सकता है? ये जो इस तरह से सोचते हैं, वो उनकी सोच ही उनकी गलत है। क्योंकि अगर हम बलात्कार के आंकड़े देखें, किसी भी महिला पर होने वाला अन्याय या अत्याचार, जो बलात्कार है, वो निंदनीय है। क्योंकि उसकी रजामंदी से ये हो नहीं रहा है, उसके ऊपर एक बहुत जोर जुल्म के कारण उसके ऊपर बलात्कार किया जा रहा है। उसके सम्मान को नकारा जा रहा है, उसकी ख्वाहिश को नकारा जा रहा है। तो ये कहीं भी कहीं भी होना नहीं चाहिए, देश में या किसी विदेश में भी, कहीं पर भी, किसी भी विश्व में कहीं भी ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो ठेस पहुंचती है, वो मानसिक जो ठेस पहुंचती है वो तो है ही, लेकिन स्त्री के जो वजूद है, स्त्री का जो स्वाभिमान है, उसका जो सम्मान है, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। तो ये जो कह रहे हैं लोगों, आपने जो कहा है कि इस तरह से सोचते हैं कि उसमें भी जाति ढूंढ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आप न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, या आप टीवी पर जितनी खबरें आती है वो देखिए, या आप जितने भी आपके पास जो जानकारी आती है हर जगह से, उसे देखिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम दलित महिलाओं पर होने वाले बलात्कार की केसेस को पर हम सुनवाई के लिए जनसभाएं करते हैं, और उनको न्याय मिलने के लिए ये तमाम जितनी भी कोशिश है वो हम कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे अधिक आंकड़ा आता है, हर जगह पर होने वाली घटना की जानकारी हमारे पास आती। तो हम देख रहे हैं कि बलात्कार की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती जा रही है। जहाँ जहाँ महिलाओं ने, ऐसा भी तो हो सकता है मैम, पहले दर्ज नहीं होते थे। जहाँ जहाँ महिलाएं अब विरोध कर रही है, अपनी आवाज़ पुरजोर आवाज़ उठा रही है, वहाँ पर ये और ज़्यादा संख्या, और इसका ये जो दबाव है, ये जो दमन है, ये शोषण जो है, ये और भी बढ़ता जा रहा है। मैम पहले दर्ज नहीं होते थे मुकदमे, इसलिए हो सकता है कि वो डाटा अब इसलिए बढ़ा है क्योंकि महिलाएं आगे आई हैं, अपने जो शोषण है, जो उनके साथ अत्याचार होता है, तो वो इसलिए वो अब उसको दर्ज भी करा रही हैं। हाँ, महिलाएं बहुत सजग हो चुकी हैं, और उस सजगता के कारण वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ वो लड़ती हैं, और वो पुलिस स्टेशन भी जाती है, और इन केसेस को पहले जैसे चुप्पी साध लेती थी, तो अब चुप नहीं रहती है, उसे वो
उसे उस पर उस अन्याय के खिलाफ़ वो खड़ी हो जाती है, तो इसलिए ये केसेस दर्ज भी हो जाती हैं और पुलिस को भी ये दर्ज करनी पड़ती है, क्योंकि समाज भी सजग हो रहा है, महिलाएं भी सजग हो रही हैं और अपने अन्याय के खिलाफ़ वो लड़ाई लड़ रही है। इस वजह से भी ये है कि संख्या जो है, जो घटनाएं हैं वो बहुत तेज़ी से दर्ज होने लगी है। मैम, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब ऐसे तमाम नेता जो समानता में भरोसा करते थे, उन नेताओं को राष्ट्रव्यापी नेता मानने को अभी भी क्या समाज तैयार है? नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले या महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम उनकी जयंती आती है, चली जाती है, लेकिन कहीं पर कोई बहुत बड़ी हलचल दिखाई नहीं देती है, लोगों में कोई उसकी जानकारी तक नहीं है। जब तक कि फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर जब तक लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक मालूम नहीं होते। तो ये एक तरह से अपने उन महान नेताओं के प्रति हमारी जो अनभिज्ञता है या अनदेखी है या अनसुनी है, वो वही इससे ज़ाहिर होती है। सीएम बनने के बाद मैम यूपी में बीजेपी जैसे ही जीतती है तो योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं और तुरंत वो सबसे पहला काम एंटी रोमियो दल बनाने का करते हैं। तो आप इस जो एंटी रोमियो दल है उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या वो छेड़छाड़, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती हैं लड़कियों के साथ स्कूल जाते कॉलेज जाते हुए, क्या वो उसका समाधान हो सकता है एंटी रोमियो दल? कुछ हद तक तो हो सकता है, अगर जहाँ पर छेड़छाड़ के मामले हो रहे हैं, जैसे कॉलेज के सामने जो गुंडागर्दी करने वाले जो युवक खड़े रहते हैं या चिटाकशी करते हैं, लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर तो थोड़ा चेक तो आता है। लेकिन जो कपल जो कि लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को चाहते हैं और वो अब कहीं मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें पकड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं। प्रेम करने का अधिकार सबका अधिकार है और ये मूलभूत अधिकार है। क्या समाज इस बात को अभी मानने को तैयार है? समाज की बात छोड़िए, ये जो आरएसएस के जो गुंडे जो आजकल ये जो कर रहे हैं या जो गौरक्षक जो कर रहे हैं, इन्हें किसने ये अधिकार दिया है? ये काम तो कानून का है, या कानून का नहीं तो पुलिस का है। अगर पुलिस देख रही है कि हाँ कहीं पर नियम और कानूनों को तोड़ा जा रहा है, वहीं पर उन्हें शिरकत करनी चाहिए और वहीं पर उन्हें सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कॉलेज के स्टूडेंट या जो लड़के लड़कियाँ हैं, युवा लड़के लड़कियाँ हैं, अगर प्रेम के खातिर कहीं बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं या साथ में चल रहे हैं, रास्ते चलते ही उन्हें रोमियो स्क्वाड, क्या कहा आपने, रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत उन्हें पकड़ा जा रहा है, ये तो बहुत ही ज़ातिया है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं, भाई बहन को पकड़ लिया है, कल भी एक ऐसी वीडियो देखने में आई कि हस्बैंड वाइफ को पकड़ लिया। तो ये किस तरह की मानसिकता दिखाता है, इस किस तरह की मानसिकता? ये हास्यास्पद है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे संविधान में जो मूलभूत अधिकार है उसमें एक अधिकार, अपनी प्रेम करने का अधिकार भी उसमें शामिल है। क्या मैम, मतलब ये इतना डर क्या आपको लगता है कि ये डर बैठाया जा रहा है क्योंकि समाज है, जो माँ बाप है, वो अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि लड़की अपनी मर्जी से जाके शादी करे या अपनी मर्जी से अपना फैसला ले शादी को लेकर? हाँ, एक तरह से इसी तरह से डरा धमका कर उन्हें इस बात से वंचित करना है कि आप अपने मन मुताबिक या अपने इच्छा के अनुसार किसी लड़के को आप पसंद नहीं करेंगे या उसे शादी करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे वो माँ बाप करेंगे। तो एक तरह से इस तरह का ये एक दबाव उनके ऊपर लाया जा रहा है। लेकिन ये इस तरह की जो मुझे तो लगता है, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है कि ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर जिस तरह से लड़के लड़कियों को युवा युवतियों को रोका जा रहा है, ये उनके बुनियादी अधिकारों पर का हनन है पूरी तरह से। अभी मैम 126वीं जयंती पर आप समाज को, देश को बाबा साहब की विचारधारा को लेके क्या संदेश देना?
बाबा साहब की 126वीं वर्षगांठ पर, उनके जन्मदिवस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग बाबा साहब की उस विचारधारा को, उस दर्शन को पढ़े और अपने मन में उसे उतारे और उसके अनुसार जो है अपने व्यवहार करे। क्योंकि जब तक समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार हमें जो हमने हमारे संविधान ने दिया है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो 3 मूल्य, जो सबसे मूल्यवान जो मूल्य है, जो मानवीय मूल्य है, उसे जब संविधान के प्रियम्बल में डाला है तो उसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए और ये सभी भारतीयों को अपनाना चाहिए। तभी यहाँ पर एक समता का, एक बहुत सामाजिक समता और सामाजिक समता का एक राज्य यहाँ पर बना रहेगा और आपस में भाईचारा और प्रेम पूर्वक हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत के अपने टाइम के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान और जो इतने महान नेता थे, जो मानवता के पक्षधर थे, जो इंसानियत के पक्षधर थे, समानता के, जिस धर्म ने महिलाओं को मतलब इंसान की कैटेगरी में ही नहीं समझा, दोयम दर्जे का नागरिक समझा, उसको समान नज़र से देखने वाले जो बाबा साहब हैं, उन्होंने सपना देखा था जाति विहीन समाज का। जाति विहीन समाज का जो उनका सपना है वो कहाँ तक पहुँचा है, आप खुद इस बात को महसूस करिए कि जाति जो है अभी तक वही लेवल आज भी बना हुआ है जाति का। अभी जाति जो है, कुछ लोगों को लगता है कि जाति व्यवस्था जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत जो है स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी उस तरह से बनी हुई है। जो सपना बाबा साहब का था, जो विचारधारा उनकी थी, जो ज्योतिबा फुले की थी, जो सावित्रीबाई फुले की थी, ऐसे तमाम नेता थे जो समानता के पक्षधर थे। उनकी विचारधारा को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, पूरे देश को, पूरे समाज को, तभी आप एक बेहतर समाज बना सकते हैं, बेहतर देश बना सकते हैं। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।